सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा और अपने दोस्तों मित्रों रिश्तेदारों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और जरा देखिए, वो भारत का अनोखा सेंटर बना था जो जमुई में कटौना के पास बनाया गया था। वो रेलवे स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स था और मुझको ऐसा अंदाज़ा था कि जो पूर्वी भारत है उसमें ये समस्याएं दिन कहाँ लग रहा है कि रुकावट हो रही जाहिर है जो लोग ऊंचे पदों पर बैठे हुए हैं, खास करके जो रेल मंत्रालय के मंत्री के पद पर बैठे हुए हैं, उन लोगों को ये जिम्मेवारी थी, क्योंकि ये पॉलिटिकल डिसीजन होता है, ये कोई ब्यूरोक्रेटिक डिसीजन नहीं। इम्प्लीमेंट करना तो पॉलिटिकल डिसीजन है। एक छोटे से गांव से निकलकर छोटी राजनीति से ऊपर उठकर पूरे भारत में ही नहीं विश्व में अपनी पहचान बनाने वाले जमुई के मिट्टी के लाल, जिन्हें प्यार से जमुई की जनता दादा कहती थी, दिग्विजय सिंह, स्वर्गीय दिग्विजय सिंह की बात हम कर रहे हैं, जिनकी 15वीं पुण्यतिथि आज मंगलवार को निर्धारित है। समय से पहले उन्होंने जमुई को छोड़ दिया, लेकिन आज भी जमुई की जनता के दिलों में वो राज करते हैं और जनता ने भी उनसे प्यार का हिसाब भरपूर चुकाया है। उन्हें 3 बार जमुई से सटे बांका का सांसद बनाया, 2 बार वो राज्यसभा के सदस्य हुए और 2010 में उनकी मृत्यु के बाद उनकी धर्मपत्नी पुतुल देवी 2010 में बांका की सांसद हुई। जनता ने दुख की इस घड़ी में उनके साथ खड़े होकर अपना संबल दिया था। उनकी पुत्री, जो तब राजनीति में इतनी सजग नहीं थी, जागरूक नहीं थी, वो जमुई की विधायक बनी और जनता ने उन्हें अपार वोट के अंतर से, रिकॉर्ड वोट के अंतर से जिताया। मैं रुपेश सिंह एक बार फिर आप सबको प्रणाम और नमस्कार करता हूं और श्रद्धांजलि देने के लिए एक ऐसे महामानव को आपके समक्ष उपस्थित हूं जो जमुई को गौरवान्वित करने के साथ साथ बिहार और भारत की राजनीति में भी अपना विशिष्ट पहचान रखते थे। हालांकि ये संयोग ऐसा है और मैं ऐसे मामले को लेकर आया हूं जहां जिस व्यक्ति ने उनको, दिग्विजय सिंह जी को, स्वर्गीय दिग्विजय सिंह को, दादा को कष्ट दिए, जिस व्यक्ति ने उनके सपनों को रौंदा, वही व्यक्ति उन्हें विशिष्ट अतिथि, मुख्य अतिथि के रूप में श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ उपस्थित हो रहे हैं। यह सौभाग्य है या दुर्भाग्य मैं नहीं जानता, परंतु मैं इतना तो कह सकता हूँ कि आज दादा के कर्मों की बदौलत उनकी धर्मपत्नी सांसद बनी और उनकी पुत्री, जो राजनीति से दूर तक कोई नाता नहीं रखती थी, वो जमुई के विधायक है। बावजूद दादा के सपनों को पूरा करने के लिए वो कहाँ तक सफल हो पाई और कहाँ तक प्रयास किया, वो वही बताएंगी। लेकिन मैं इस मामले की चर्चा जरूर करूँगा, क्योंकि दादा जब भी जमुई आते थे वो मुझे महसौड़ी वाले पत्रकार के रूप में बुलाते थे और वो कहते थे कि मैं जमुई में इंटरव्यू दूंगा तो वो अखबार के मुख्य पृष्ठ पर कहाँ से आएगा। मैं आपको जानकारी दूं कि दादा के पास बीबीसी के पत्रकारों की लंबी लिस्ट थी जो उनसे लगाव रखते थे। दादा के पास देश विदेश के नामी कलाकारों की लंबी लिस्ट थी जो उनसे पारिवारिक रिश्ता रखते थे। दादा के पास डॉक्टरों की, एम्स और बड़े बड़े संस्थान के डॉक्टरों की लंबी लिस्ट थी जो उनसे अपनापन रखते थे और उसका फायदा वो जमुई की जनता के लिए हमेशा उठाते रहे। वो जमुई की जनता को ऐसे ऐसे कलाकार से रूबरू कराते रहे। वो जमुई की जनता को ऐसी बड़ी योजना देना चाहते थे जिससे हजारों की संख्या में लोग रोजगार पा सके। जब भी उनके पास कोई किसी व्यक्ति के खिलाफ पैरवी करने के लिए जाता, वो पूछते थे कि मैं छोटी और गंदी चीजें नहीं करूंगा, अगर आपको मुझसे कुछ मदद लेनी है तो मैं आपको मदद कर दूंगा, परंतु मैं किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए कोई पैरवी नहीं करूंगा। ऐसे व्यक्ति आज भी जमुई के लोगों के दिलों में राज करते हैं। दरअसल दादा ने जमुई में बड़े बड़े सपने देखे थे। उन्होंने जमुई के कटौना में आरपीएसएफ का पहला ऐसा सेंटर स्थापित करने का प्लान बनाया जो देश में पहला था, और अगर ये सेंटर की स्थापना हो जाती तो शायद जमुई के 10,000 लोगों और शायद इससे भी ज़्यादा लोगों को रोजगार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मिलता और जमुई भारत के मानचित्र पर एक उच्च रूप में चर्चित रहता, एक बड़े रूप में लोगों के जुबान पे आ जाता। उन्होंने रेल राज्य मंत्री रहते हुए जमुई के कटौना में आरपीएसएफ सेंटर का शिलान्यास करवाया। इस भव्य शिलान्यास कार्यक्रम में पटना मौर्या के होटल के शेफ और बड़ी टीमें आई थी।
जैसे लग रहा था कि विश्व स्तरीय कोई कार्यक्रम हो रहा है। आसपास के लोग आज भी उस क्षण को याद करते हैं। कुछ दिनों तक आरपीएसएफ का वह बोर्ड, आरपीएसएफ सेंटर का वह बोर्ड यहाँ पर लगा रहा और बाद में वह धीरे धीरे बोर्ड गिरकर समाप्त हो गया। मृत्यु से कुछ ही दिन पहले मेरे लगाव के कारण मैंने उनसे सहारा टीवी के पत्रकार के रूप में एक इंटरव्यू किया था। तब वो अपनी दोनों पुत्रियों के साथ जमुई के नौडिहा गांव आए थे। एक पारिवारिक कार्यक्रम था, उन्होंने मुझे भी बुलाया था और जब मैं उनसे लगाव के कारण, मुंह लगा होने के कारण उनसे बात करने लगा, उन्होंने मुझे कहा था कि मैं तो यहाँ पारिवारिक कार्यक्रम में आया हूँ, तो आप यहाँ भी मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं। दरअसल मैं जब भी उनका इंटरव्यू करता था तो मैं उन्हें ये चैलेंज करता था प्यार से, स्नेह के कारण, कि मैं जमुई का एक छोटा पत्रकार होने के बावजूद जब खबर लिखूंगा तो वो अखबार के मुख्य पृष्ठ पर छपेगा। वो आश्चर्य करते थे और हम दोनों एक दूसरे से इसी चैलेंज से जुड़े रहे और यह सच रहा कि जब भी दादा बोलते तो वो विश्व स्तरीय बात बोलते थे और मैं अपनी कलम से उसे धार देता था तो वो अखबार के मुख्य पृष्ठ पर होता था। दादा ने तब मृत्यु से कुछ ही दिन पहले अपने इंटरव्यू में मुझे बताया था कि आरपीएसएफ सेंटर को किसने बंद कराया, यह उन्होंने इशारों में बता दिया था और तब पता यह चला था कि उनका वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बहुत ज़्यादा दुराव हो गया था, संबंध काफ़ी बिगड़ गए थे क्योंकि दादा जॉर्ज फर्नांडिस के बहुत नज़दीकी थे। जॉर्ज फर्नांडिस और दादा स्वर्गीय दिग्विजय सिंह बांका को अपने भारत के नक्शे पर उज्जवल रूप में देखना चाहते थे। बांका जो दूर तक कभी रेलवे लाइन से नहीं जुड़ सकता था, वहां उन्होंने बड़ी बड़ी योजनाएं लाई थी। नतीजा ये हुआ कि वो नीतीश कुमार की आंख में किरकिरी बन गए और यही कारण है कि जदयू की लहर में 2009 में उन्हें टिकट से वंचित कर दिया गया। इतने बड़े राजनीतिक हस्ती को एक टिकट के लिए वंचित होना पड़ा। तब उन्होंने जदयू के लहर के बावजूद बांका की जनता के भरोसे 2009 में चुनाव लड़ा और वो विजयी घोषित हुए। निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में उन्होंने जीतकर नीतीश कुमार के चैलेंज को स्वीकार किया और उन्हें दिखा दिया कि जो जनता का प्रिय है, जनता उसे सिर माथे पर उठाकर रखती है। उनकी अचानक मृत्यु हुई। कहा जाता है कि ब्रेन स्ट्रोक हुआ और बहुत कम उम्र में जमुई ने एक अपना हीरा खो दिया। उनकी मृत्यु के बाद उनकी धर्मपत्नी अपनी बच्चियों को वो कभी राजनीति में लाना नहीं चाहते थे। मैं देखता था अक्सर उनके यहाँ लाल कोठी में बड़े कार्यक्रम होते थे। उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री का आना जाना लगा रहता था। पूरे भारत के वो बड़े नेता के रूप में जाने जाते थे। बावजूद कभी मैंने परिवार के लोगों को राजनीति में लगाव या राजनीति में जुड़कर नहीं देखा। बावजूद जब उनकी मृत्यु के बाद पुतुल देवी जी बांका में खड़ी हुई तो जनता ने दुख की इस घड़ी में उनका हाथ थामा और 2010 में पुतुल देवी जी, उनकी धर्मपत्नी, बांका की सांसद हुई। अभी 2020 में जब उनकी पुत्री श्रेयसी, जब मैं इंटरव्यू ले रहा था, आप देखेंगे तस्वीरों में, वो कितनी छोटी थी, राजनीति की बातें नहीं समझती थी, सिर्फ निशानेबाजी ही उनका शौक था। वो 2020 में जमुई की विधायक बनी। जनता ने तब भी दादा के कर्मों के बदौलत उन्हें अपार वोट दिया और रिकॉर्ड वोट से जिताया। लेकिन एक बेटी अपने पिता के सपनों को पूरा करने के लिए आरपीएसएफ सेंटर, जिसे तब रेल मंत्री रहते हुए नीतीश कुमार की सरकार में कहीं न कहीं रोका गया था, क्योंकि दादा ने ये बातें इंटरव्यू में साफ साफ इशारे में कही थी। उन्होंने कहा था कि मैं कोई योजना पास कराता हूं तो वो हवाई नहीं होती है। आप इस इंटरव्यू को सुनिए और समझिए कि क्या दादा, जिनको टिकट काटकर, जिनके सपनों के योजना को जमुई के धरातल पर उतारने से रोक करके जिसने तनाव दिया था, आज अगर वो श्रद्धांजलि देने आया हो, मुख्यमंत्री आज मुख्य अतिथि बन के आया हो और वो दादा को फूल चढ़ा रहा हो, तो जिसके तनाव से दादा समय से पहले जमुई के लोगों से अलविदा कह गए, वो व्यक्ति अगर श्रद्धांजलि दे रहा हो तो क्या यह उचित श्रद्धांजलि है? उनके लिए श्रद्धांजलि तो यही होती कि उनके सपनों को जमुई के लिए देखे, उनके सपनों को पूरा किया जाता, उनके योजना को धरातल पर उतारा जाता, तब लोग समझते कि दादा का जमुई से जो लगाव था उसके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि हुई। चलिए मैं आपको उन पुरानी तस्वीरों में, उनकी पुरानी इंटरव्यू में आपको ले चलता हूं और दिखाता हूं जमुई के लिए वो क्या सोचते थे। आज उनकी विधायक पुत्री ने
कभी उनकी योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए कितना प्रयास किया, निर्णय आपके हाथ में है, निर्णय आप करेंगे। लेकिन मैं दादा को आपके समक्ष फिर से एक बार जीवित कर देता हूं, जो आपके दिलों में जिंदा हैं। नमन दादा को मेरी ओर से श्रद्धांजलि। धन्यवाद, प्रणाम। तो जाले बिछाइए रहा सब आया तो आपने बड़ा ही दूरदर्शी एक कदम उठाया था कि यहाँ पे आरपीएसएफ का एक सेंटर खुलवाया था। ऐसा लगता है जैसे आपको भान था कि यहाँ पे नक्सली किस तरह से बढ़ रहे हैं, रेलवे ट्रैक की सुरक्षा हो सकती है, तो उस सेंटर को बंद कर दिया गया। देखिए, वो भारत का अनोखा सेंटर बना था जो जमुई में कटौना के पास बनाया गया था। वो रेलवे स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स था और मुझको ऐसा अंदाज़ा था कि जो पूर्वी भारत है उसमें ये समस्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ती रहेंगी और गोरखपुर से लेके आप नॉर्थ ईस्ट तक चले जाएं, ये समस्याएं अक्सर हम लोगों को देखने को मिलती थी। आसाम में ख़ास तौर से, नॉर्थ ईस्ट के इलाके में, और ये जो पूर्वी उत्तर प्रदेश बिहार के इलाके में। इसलिए हमने सोच के उसको यहाँ बनाया था कि वो सेंटर अगर यहाँ बनेगा तो इसकी सुरक्षा का काम वो लोग करेंगे। दुर्भाग्य से वो काम नहीं हो पाया। वो वैसे तो योजना पारित है, लेकिन वो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट ही रोका हुआ है। ऐसा नहीं है कि कटौना में नहीं बना तो कहीं दूसरी जगह बन जाता तो भी हमें प्रसन्नता होती, लेकिन वो प्रोजेक्ट ही रुका हुआ है। अब अगर शायद उनको ये समझदारी आए तो इस काम को फिर से कर सकते हैं वो लोग। आप इस संदर्भ में क्या प्रयास करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? आपका एक सरकार के द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा पास बिल के द्वारा किया हुआ काम है, उस काम को क्रियान्वयन करने की ज़रूरत है। जैसा होता है, बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं, हमने रेलवे में बहुत से प्रोजेक्ट चलाए थे, वो प्रोजेक्ट्स धीमे हो गए। अब वो धीमापन तो तब तक रहेगा जब तक वहाँ बैठे हुए लोग उस पर ध्यान नहीं देंगे। जी, कहाँ लगता है कि रुकावट होगी? जाहिर है, जो लोग ऊंचे पदों पर बैठे हुए हैं, खास करके जो रेल मंत्रालय के मंत्री के पद पर बैठे हुए हैं, उन लोगों को ये जिम्मेवारी थी, क्योंकि ये पॉलिटिकल डिसीजन होता है, ये कोई ब्यूरोक्रेटिक डिसीजन नहीं। इम्प्लीमेंट करना तो पॉलिटिकल डिसीजन है। जमुई में जो नक्सल का रेल राज्य मंत्री दिग्विजय सिंह थे, तो यहाँ आरपीएसएफ ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन, शिलान्यास और भूमि पूजन का कार्यक्रम बड़े धूमधाम तरीके से उन्होंने करवाया था। और फिर उसके बाद रेल मंत्री नीतीश कुमार बने। पता नहीं किस कारण से आपसी दुश्मनी या जो भी हो, उस कारण से इसको रोक दिया गया, जहाँ तक लोगों के बीच ये बात है। उसके बाद से अभी क्या स्थिति है वहाँ? भी ये स्थिति है कि वहाँ जो भी बोर्ड लगा हुआ था या शिलान्यास स्थल था, उसमें जो है तोड़ फोड़ हो गया, टूट गया है। एक बोर्ड बचा हुआ था, वो भी जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़ा हुआ है। कुछ दिन के बाद आदमी को वो बोर्ड ख़त्म होने के बाद पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ पर कभी बोर्ड था और कभी शिलान्यास और भूमि पूजन का कार्यक्रम लाखों लाख के खर्च करके किया गया था। जी, स्थानीय लोग में इस घटना के कितना रोष? स्थानीय लोगों में खास करके नीतीश कुमार के प्रति बहुत ज़्यादा आक्रोश फैला हुआ है और लोगों का कहना है कि नीतीश कुमार अंदर की दुश्मनी सधाने के लिए या इस क्षेत्र का विकास नहीं होने देने के लिए, उग्रवाद नहीं रोकने के लिए ही ऐसा काम किए हैं, जिसमें बहुत आक्रोश है। कौन सी? ये हावड़ा नई दिल्ली मुख्य रेल मार्ग है और इसको खुलने से बेरोजगारी बहुत हद तक दूर होती, लोगों को रोजगार मिलता, नहीं होता तो सब्जी दूध बेचकर भी अपना जीविकोपार्जन कर लेते, उग्रवाद का खात्मा हो जाता। कुछ दिन पहले ही इधर यहाँ पर जो है लूट कांड हुआ, राइफल लूट लिया गया पुलिस का। उग्रवाद का बढ़ावा मिल रहा है भलुई में, सिमुरतला में। यहाँ बनने से ये सब चीज़ों पर निश्चित रूप से रोक लगती। जी, आपका शुभ नाम? अगर दिवाकर कुमार सिंह, गढ़वा कटौना। तू पारा काढला तू
लाइट हुआ देखिए इनकी रंग सब फुट गए। बगीचा तो जाल में बिछाइए रहा सब आया तो बहुत देखिए कितना सफा।